प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र में गुंजन पुस्तक से पाठ खुले आकाश में पढ़ने जा रहे हैं। यह रचना प्रसिद्ध लेखक जसवंत सिंह विरदी की है। जसवंत सिंह विरदी एक प्रमुख लेखक हैं, निबंध लेखक हैं, व्यंग लिखते हैं, व्यंग कथाएं लिखते हैं, लोक कथाओं की रचना करते हैं। आपका जन्म 7 मई 1934 को चौहल गांव जालंधर पंजाब में हुआ था। आपकी प्रसिद्ध रचना हिंदी कहानी संग्रह है जिसका नाम है नया चेहरा, भीतर दरवाजे उपन्यास है। आपकी कहानियों का अनुवाद अन्य भाषाओं में भी हुआ है। इससे पता चलता है कि आप लोकप्रिय कहानीकार हैं। आपका निधन 2011 में हो गया। प्रस्तुत कहानी खुले आकाश में, जैसा कि इसका शीर्षक है, खुले आकाश में। आकाश खुला हुआ है और उस खुले आकाश में चिड़िया का बच्चा उड़ जाता है। यह कहानी है चीड़ा और चिड़िया का, जो हमलावर शारक पक्षियों से अपने बच्चे को बचाते हैं, संघर्ष करते हैं। शारक बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली हैं, किंतु इस विपरीत परिस्थिति में भी चिड़िया और चीड़ा संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, और लड़ने का परिणाम यह होता है कि वे विजयी होते हैं, जीत जाते हैं। कहानी का यही उद्देश्य है कि हमें विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, हमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, और विपरीत परिस्थितियों से लड़ते लड़ते हम मजबूत हो जाते हैं। आइए पाठ को देखते हैं। पहला पैराग्राफ देखिए। गर्मियों के दिनों में मेरे घर के पीछे अक्सर हलचल मची रहती है। यह ठीक है कि मेरी पत्नी पक्षियों के लिए ढेर सारे दाने और रोटी के टुकड़े घर के पीछे फेंक देती है, पर यह हलचल का कारण नहीं है। वास्तव में यह है कि जब मासूम चिड़िया दीवार या स्नान घर के कोनों में अपने घोंसले बना लेती हैं, तब शारकें तुरंत हाजिर हो जाती हैं। चिड़िया जो भी तिनका तिनका इकट्ठा करती हैं, शारकें उनको एक एक कर बिखेर देती हैं, पर चिड़िया मोर्चे पर डटी रहती हैं। लेखक कहते हैं कि गर्मी के दिनों में उनके घर के पीछे अक्सर मैंने प्रायः बहुधा हलचल मची रहती है, शोरगुल होता रहता है। यह ठीक है कि लेखक की पत्नी पक्षियों के लिए ढेर सारे दाने और रोटी के टुकड़े पीछे फेंकती है, लेकिन यह हलचल का कारण नहीं है। रोटी के टुकड़े और दानों के खाने के लिए पक्षी समूह उस पर टूटे और हलचल करे, यह हलचल नहीं है, यह शोरगुल नहीं है। वास्तव में यह शोरगुल दूसरे तरह का है। यह कैसा शोरगुल है कि जब मासूम चिड़िया दीवार या स्नान घर के कोनों में अपने लिए घोंसला बना लेती हैं, अपने लिए आश्रय बनाती हैं, तब शारकें तुरंत हाजिर हो जाती हैं। तब शारक पक्षी तुरंत उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ हाजिर होना माने उपस्थित होना। क्यों उपस्थित होती हैं? उनके घोंसले को तोड़ने के लिए, उनके अंडे को फोड़ने के लिए, उनके बच्चों को मारने के लिए। चिड़िया जो भी तिनका तिनका इकट्ठा करती हैं, शारकें उनको एक एक कर बिखेर देती हैं, पर चिड़िया मोर्चे पर डटी रहती हैं। चिड़िया लगातार अपने मोर्चे पर डटी रहती हैं और उनसे लड़ती रहती हैं।
वे हार नहीं मानती। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले की बात है, दोपहर के बाद जब मेरी पत्नी घर के पीछे गई तो उसने देखा कि घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा पड़ा था। यह शार्कों की शरारत है, उसने गुस्से से कहा। मैं शार्कों को इस घर में आने नहीं दूंगी। पक्षियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं, हमारा फर्ज है उनकी रखवाली करना। उस दिन बात वहीं समाप्त हो गई। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी लेखक के घर के पीछे पक्षियों ने अपना घोंसला बनाया। दोपहर को एक दिन उनकी पत्नी जाती हैं, देखती हैं कि घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा गिरा हुआ है। वो जान जाती हैं और कहती हैं कि यह शार्कों की शरारत है, यह जो बदमाशी है यह शार्कों की है। और गुस्से में उन्होंने कहा कि मैं शार्कों को घर में नहीं आने दूंगी। इस पर लेखक कहते हैं कि पक्षियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पक्षी तो आसमान में उड़ते हैं, उन पर कोई कैसे पाबंदी लगा सकता है। चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं, हमारा फर्ज है उनकी रखवाली करना। पत्नी ने कहा, पत्नी कहती है कि यह हमारा फर्ज है कि हमारे घर में जो अंडे लगाए हैं उनकी हम रक्षा करें। घर में जो अंडे दिए हैं, जो घर में घोंसला बनाए हैं, उसकी हम रक्षा करें। पक्षियों ने हमारे घर में घोंसला बनाया है तो पक्षियों एवं उसके अंडों की रक्षा करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, फर्ज माने कर्तव्य। और वह बात वहीं समाप्त हो गई, आई गई हो गई। आगे देखिए, कॉलेज में छुट्टियां थीं और मैं सप्त सिंधु लोगों के बारे में अपना शोध पत्र पूरा कर रहा था, जिसका सार यह था कि वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्दय शक्तियों से युद्ध करना पड़ा है। तब जाकर वे अपने आप को इस धरती पर स्थापित कर सके हैं। अब तो इस धरती पर वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण भाव व्याप्त हैं जो हर किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। लेखक कहते हैं कि कॉलेज की छुट्टियों के समय में वे सप्त सिंधु के लोगों के बारे में अपना शोध पत्र पूरा कर रहे थे, शोध पत्र, रिसर्च पेपर। और उसका सार यह था, उसका मूल यह था, सार माने मूल, तो उसका मूल अंश यह था कि वैदिक काल के आर्य लोग, सप्त सिंधु एवं पंजाब के लोग जो वैदिक आर्य लोग हैं, उन्होंने विदेशी हमलावरों से और प्रकृति की निर्दय शक्तियों से लगातार युद्ध किया। उनको युद्ध करना पड़ा। आर्य लोगों के ऊपर विदेशी हमले होते रहे लगातार, और प्रकृति की निर्दय शक्तियाँ, तमाम तूफान, तमाम चक्रवात, तरह तरह के परेशानियाँ, बाढ़ इत्यादि, प्रकृति की निर्दय शक्तियाँ, निर्दयी शक्तियाँ, दयाहीन शक्तियाँ उन पर आक्रमण करती रहीं और वे उससे लड़ते रहे। तब जाकर उन्होंने अपने को पंजाब की धरती पर स्थापित किया। अब तो इस धरती के वातावरण में, यानी पंजाब के वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण भाव हैं। शौर्यपूर्ण माने शौर, शूर से शौर बना है, शूर माने वीर, शौर्य माने वीरता, और शौर्यपूर्ण माने वीरतापूर्वक, वीरता से भरा हुआ। तो अब वीरता से भरा हुआ भाव व्याप्त है कहाँ? पंजाब की धरती में, जो हर किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। वो हर किसी को जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। वो बताती है, सिखाती है कि जुल्म के खिलाफ खड़े रहिए, अत्याचार के खिलाफ खड़े रहिए तो आप मजबूत हो जाएंगे। एक दिन दोपहर के वक्त मैंने समय, मेरी आंख लगी ही थी कि मैंने घर के पिछवाड़े में पक्षियों की चीख पुकार और बहुत जोर का शोर सुना। मैं तुरंत उठ बैठ गया।
मेरी पत्नी कह रही थी ये शार्कें चिड़िया के बच्चे को नहीं छोड़ेंगी। अचानक चीख पुकार सुनकर लेखक उठते हैं और उनकी पत्नी कहती है कि चिड़िया के बच्चे पीछे घोंसले में हैं और ये शार्कें उनको नहीं छोड़ेंगी। लेखक कहते हैं क्या कर लेंगी? पत्नी कहती है मार देंगी। लेखक फिर कहते हैं क्यों? क्या पक्षियों में भी ईर्ष्या होती है? यहाँ पर व्यंग्य है, लेखक व्यंग करता है। लेखक कहना चाहता है कि ईर्ष्या भाव तो केवल मनुष्यों में है, मनुष्य ही एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, तो क्या ईर्ष्या पक्षियों में भी होता है ईर्ष्या का भाव? पत्नी कहती है आपका क्या ख्याल है, आदमियों में ही होती है? उनकी पत्नी कहती है क्या आदमियों में ही होती है? नहीं, पक्षियों में भी होती है। अभी हम बात कर ही रहे थे कि चिड़ियों की ची ची का बहुत बड़ा तूफान, और मेरी पत्नी तुरंत उठकर आगे बढ़ी। अभी बात ही कर रहे थे तभी चिड़ियों की चींची की बहुत बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ। तूफान उठा, आंधी, तूफान माने आंधी, सैलाब, एक तरह का सैलाब। किस चीज़ का सैलाब? ची ची का, शोरगुल का, चिड़ियों की ची ची का सैलाब, तूफान उठा। और मेरी पत्नी तुरंत भागकर आगे आई और लेखक की पत्नी तुरंत आगे गई, पर मैंने उसकी बाजू पकड़कर रोक लिया। लेकिन लेखक ने उनके हाथ को पकड़ा, बाजू को पकड़ा और रोक लिया। क्या बात है? चिड़ियों को अपनी सहायता स्वयं करने दो, मैंने कहा। पति ने कहा कि क्या बात है, क्यों रोक रहे हैं? लेखक ने कहा चिड़ियों को अपनी सहायता स्वयं करने दो। पत्नी कहती है, वह एकदम बोली वे कमज़ोर हैं। पत्नी कहती है कि चिड़ियाँ कमज़ोर हैं। लेखक कहते हैं नहीं, तुम ही उनको कमज़ोर समझती हो। पत्नी कहती है तो क्या? लेखक कहते हैं तुम उनको शार्कों के विरुद्ध लड़ने दो, हम हर समय उनके साथ नहीं रह सकते। उसने धैर्य से कहा मैं देख तो लूँ क्या हो रहा है। लेखक ने कहा कि वे हम हर समय उनके साथ नहीं रह सकते, उनको लड़ने दो, अपनी सुरक्षा करने दो। पत्नी ने कहा ठीक है, मैं उनको देख तो सकती हूँ। लेखक कहते हैं अवश्य देखो, पर उनकी लड़ाई में दखल मत देना। दखल माने हस्तक्षेप, तुम उनकी लड़ाई में हस्तक्षेप मत करो। पत्नी कहती है इस तरह बुराई को बढ़ावा मिलता है। उसने प्रतिवाद किया, पत्नी ने प्रतिवाद किया। प्रतिवाद माने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से तो बुराई को बढ़ावा मिलता है। कहीं बुराई हो रही है, उस बुराई को हम देख रहे हैं और उसके खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हैं, तब तो बुराई को हम बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने कहा जिसके साथ बुराई होती है वह भी तो बुराई के विरुद्ध डटे। लेखक कहते हैं कि जिसके साथ बुराई होता है, जिसके साथ बुरा होता है, वह भी तो उस बुराई के खिलाफ खड़ा हो। अच्छा फिर लड़ने दो। पत्नी ने बात खत्म कर दी। अच्छा ठीक है, लड़ने दो। दोपहर को हमने पीछे बरामदे में जाकर जाली के दरवाजे से देखा कि 5 शार्कों ने चिड़ियों के घोंसले को घेरा हुआ था। चिड़िया और चिड़ा दोनों ही घोंसले के आगे बैठे शार्कों का मुकाबला कर रहे थे। कभी एक साथ 2 शार्क के घोंसले पर हमला करती तो कभी 3। चिड़िया का बच्चा घोंसले के पीछे बैठा जोर जोर से ची ची कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। लेखक देखते हैं अपनी पत्नी के साथ, तो दरवाजे से देखा, पीछे जाली के दरवाजे से, तो शार्क चिड़ियों पर आक्रमण कर रही थी और 5 शार्क थी और चिड़िया के घोंसले को घेरे हुई थी और चिड़िया दोनों उसका मुकाबला कर रहे थे। चिड़िया के घोंसले पर हमला करने वाली शार्कें बहुत लड़ाकू और फुर्तीली थीं। उनका रंग सांवला और पीली नुकीली चोंचें थीं। मैंने अपनी पत्नी से हंसकर कहा शार्कों का रंग इनकी ईर्ष्या के कारण ही सांवला हुआ होगा। चिड़ियों के घोंसले पर हमला करने वाली शार्कें बहुत लड़ाकू और फुर्तीली थी। बहुत लड़ाकू थी, लड़ने वाली थी और फुर्तीली थी, तेज थी। उनका रंग सांवला
और पीली नुकीली चोंच थी। उनकी चोंच पीली थी, नुकीली थी और रंग सांवला था। लेखक ने पत्नी से हंसकर विनोद किया, मजाक किया, कहा कि सार्कों का रंग इनकी ईर्ष्या के कारण ही सांवला हो गया है। सार्कें ईर्ष्या से इतनी जल गई हैं कि जलने के कारण उनका रंग सांवला हो गया है, वे काली पड़ गई हैं। उस समय जितने गुस्से से सार्कों ने चिड़ियों पर हमला किया और चिड़ियों ने उस हमले को रोका, वैसा अक्सर इंसान भी नहीं कर सकते। सार्कों ने गुस्से से चिड़ियों पर हमला किया और चिड़ियों ने उस हमले को नाकाम किया। लेखक कहते हैं कि वैसा इंसान भी नहीं कर सकते। दोपहर का समय था और पक्षी एक दूसरे का मुकाबला करके थक गए थे। ऐसा लग रहा था कि सार्कें निराश हो गई थीं। उनकी उड़ान में पहले जैसा उत्साह नहीं था। चिड़िया और चिड़ा भी डटे हुए थे, भले ही वे थक गए थे। उनकी सांसें तेज चलती प्रतीत हो रही थीं, पर उनको लग रहा था कि अगर आज वे अपने बच्चे को न बचा सके तो शर्म से मर जाएंगे। लेखक कहते हैं कि दोपहर के समय पक्षी एक दूसरे से मुकाबला करके थक गए थे और लग रहा था मानो सार्कें अब निराश हो गई हैं। निराश क्यों हो गई हैं? क्योंकि सार्कों ने विजय नहीं प्राप्त किया था। पक्षियों पर उनकी जो उड़ान थी वो पहले जैसी नहीं थी, उसमें उत्साह नहीं था, थकावट महसूस हो रही थी। चिड़िया भी थके थे लेकिन डटे हुए थे, लड़ रहे थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी और उनको लग रहा था कि इसको चिड़िया को, लेखक को ऐसा महसूस हो रहा है कि चिड़िया को ऐसा लग रहा था कि अगर वे आज अपने बच्चे को न बचा सके तो शर्म से मर जाएंगे, क्योंकि उनके सामने ही अगर कोई हमलावर उनके बच्चे को मार दे तो इस अपराध बोध से वे मर जाएंगे, लज्जा के मारे ही मर जाएंगे। इसलिए वे लगातार निरंतर उनसे थकने के बाद भी लड़ते रहे। क्या बात क्या है? हमने पूछा। एक बिल्ली भी घोंसले की ओर झांक रही है पर वह ऊपर नहीं पहुंच सकती। मेरी पत्नी बोली, चिड़ियों के दुश्मन बहुत हैं। मैंने कहा, फिर भी ये हर जगह होती हैं, खुले आकाश में विचरती हैं और कभी किसी का भय नहीं मानती। पत्नी ने बताया कि पत्नी ने बताया कि एक बिल्ली भी घोंसले की तरफ झांक रही है लेकिन ऊपर पहुंच नहीं पा रही है। कहती है कि चिड़ियों के बहुत से दुश्मन हैं। लेखक ने कहा कि हाँ, दुश्मन तो हैं, फिर भी ये हर जगह पाई जाती हैं, खुले आकाश में विचरती हैं, खुले आकाश में उड़ती हैं, विचरण करती हैं और कभी किसी का भय नहीं मानती। उस समय हमने देखा कि चिड़िया ची ची करके सार्कों को ललकार रही थी कि हिम्मत है तो मुकाबला करो। मैंने कहा, हमलावर में तब तक ही हिम्मत होती है जब तक कि कोई उसका मुकाबला नहीं करता, क्योंकि जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। लेखक ने कहा कि वे देख रहे हैं कि चिड़िया सार्कों को ललकार रही हैं, कहती हैं कि हिम्मत है तो मुकाबला करो, आओ लड़ो। फिर लेखक बताते हैं कि हमलावर जो आक्रमण करता है, हमला करता है, उसमें तब तक ही हिम्मत होती है जब तक कि उसके कोई प्रतिरोध न करे, उसका कोई विरोध न करे, उसका मुकाबला न करे। क्योंकि जुल्म करने वाला जो अत्याचार करता है उसके पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती, स्वाभाविक शक्ति नहीं होती, नेचुरल पावर नहीं होता उसके हृदय में, उसके मन में स्वाभाविक शक्ति नहीं होती, स्वाभाविक ताकत नहीं होती। इसलिए वह जब उसका प्रतिकार होता है, जब उसका विरोध होता है, तो फिर वो पीछे हटने लगता है, क्योंकि उसके पास मोरल पावर नहीं होता। सूरज पश्चिम की ओर अस्त हो रहा था। हम लोग बरामदे में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। अब तक बच्चे भी उठ गए थे, किंतु उनको बिल्कुल मालूम न था कि चिड़ियों ने शार्कों का कैसा मुकाबला किया। मेरी पत्नी संतुष्ट थी। वह सोच रही थी कि अगर जुल्म करने वाले का मुकाबला किया जाए तो जुल्म रुक सकता है। लेखक बताते हैं कि शाम हो चुकी थी और वे बरामदे में बैठे अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहे थे। बच्चे सो ही रहे थे। बच्चों को पता नहीं था
कि चिड़ियों ने शार्कों का किस तरह से मुकाबला किया। उनकी पत्नी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी कि चिड़िया के बच्चे बच गए हैं। वह सोच रही थी कि जुल्म करने वाले से अगर मुकाबला किया जाए तो जुल्म रुक सकता है, अपराध करने वाले, अत्याचार करने वाले, आतताई का अगर हम मुकाबला करते हैं तो जुल्म रुक सकता है, अत्याचार करने वाला पीछे हटने के लिए बाध्य हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमको अत्याचार के खिलाफ लड़ना होगा, खड़ा होना होगा। लेखक कहते हैं कि हमने चाय खत्म भी नहीं की थी कि फिर से चिड़ियों का शोर उठा। फिर शोर पीछे से आने लगा। बेटा तेजी से आंगन की ओर बढ़ा और तुरंत वापस आ गया। बोला, मम्मी जी भाग कर आओ। हम सभी जल्दी से पिछवाड़े की ओर गए। दृश्य सचमुच ही बड़ा दिलचस्प था। लेखक कहते हैं कि उनका बेटा जैसे ही बाहर जाकर देखता है आंगन में और फिर बोलता है, मम्मी जी भाग कर आओ। अपनी मम्मी को बुलाता है और जब वे लोग जाकर देखते हैं तो दृश्य सचमुच ही दिलचस्प है। वहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही रोचक है, दिलचस्प मन रोचक। नज़ारा क्या है? चिड़िया का बच्चा घोंसले में से निकलकर आंगन में आ गया था और सारी चिड़ियाँ उसको अपने साथ उड़ना सिखा रही थी। उसके पर उड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और उसका शरीर भी ताकतवर था। चिड़िया का बच्चा बाहर निकलकर अपने माता पिता के साथ उड़ना सीख रहा था और उसके पर भी अब उड़ने के लिए तैयार थे, पर माने पंख, और उसका शरीर भी पहले से ताकतवर हो गया था। यह तो कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया। पत्नी ने कहा। पत्नी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अरे यह तो कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया, अभी बहुत छोटा था, इतना बड़ा हो गया। मेरी पत्नी ने खुश होकर कहा, मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बनाता है। पत्नी को लेखक ने बताया कि मुकाबला, किसी का सामना करते हैं, किसी से लड़ते हैं, तब आदमी मजबूत हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फिट ही सर्वाइव कर सकता है। जो विपरीत परिस्थितियों से लड़ता है वही सर्वाइव करता है, अन्यथा जो विपरीत परिस्थितियों के आगे हार मान लेता है वह नष्ट हो जाता है। अगले ही पल एक जोरदार चींची की आवाज़ गूंजी और वह बच्चा पूरे जोर से दीवार के ऊपर से बिजली के तारों को पार करता हुआ विस्तृत खुले आकाश में उड़ गया। इस कहानी का सुखद अंत हुआ। वह जो बच्चा, चिड़िया का छोटा बच्चा, जिस पर शारक पक्षियों का बार बार हमला हो रहा था उसको खाने के लिए, उसको मारने के लिए, वह बच्चा अब इतना मजबूत हो गया था कि वह दीवार के ऊपर, बिजली के तारों के ऊपर भी खुले आकाश में उड़ गया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव अत्याचारी का सामना करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रश्नोत्तर पहले ही भेज दिया है। आप प्रश्नोत्तर लिखिए, याद करिए। अब हम लोग फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।